हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय चैतन्य सर। हम लोग अपने डिस्कशन को केमिकल काइनेटिक्स के आगे बढ़ा रहे हैं। ये लेक्चर 2 है और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में निकालने में। उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो करेंगे और फिर अगली क्लासेस में इसे और डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है। ये हमने बातें देखी थी और हमने सीखा था कि रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, वो पर मोल के फॉर्म में लिखते हैं। ये लास्ट वीडियो का रिकैप हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे दो तरह की हो सकती हैं। या तो रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। भाई कोई भी चीज़ या तो सिंपल होगी या डिफ़िकल्ट होगी। एलिमेंट्री मतलब सिंपल, कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट। ठीक है, ये तो हम समझते हैं ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं ना डिफिकल्ट से। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं? एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द रिएक्शन विच अकर्स इन अ सिंगल स्टेप विद नो ऑब्जर्वेबल या एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जिसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑब्टेन नहीं होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। वो एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन कहां से चली? हमने मान लिया रिएक्टेंट से चली और प्रोडक्ट तक आ गई और बीच में क्या आ गई? ट्रांजिशन स्टेट। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया हमारा कि NO की रिएक्शन O3 से कराई तो NO2 और O2 बन गया। ठीक है, RC का मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, अगर कोई तुम्हें कोई रिएक्शन दे और कहे भाई देख के बता दो कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, तुम मना कर देना साफ साफ कि देख के तो हम नहीं बता पाएंगे भाई कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स। कोई भी जिसे पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन ना हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, वो रिएक्शन की शक्ल देख के ये बिल्कुल बात नहीं बता सकता कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने इसे लिखा भी है कि just by looking at the reaction we cannot say that the reaction is elementary or complex। हम रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं बता सकते। और मैं भी एग्जांपल दूंगा तुम्हें देख के लगेगा कि अरे सर ये तो हमें लग रहा था कि बस गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी बात। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है इन जो एक से ज्यादा स्टेप में अकर करती है। द रिएक्शन विच अकर्स इन मोर देन वन स्टेप। एक से ज्यादा स्टेप में अगर हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कि हर स्मॉल स्टेप शुड बी एलिमेंट्री। अरे भाई अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम लोग क्या ड्यूटी है हमारी ड्यूटी ये है कि हम उसे स्मॉल स्टेप्स में तोड़ें और जो स्मॉल स्टेप हो वो एलिमेंट्री हो, वो सिंपल हो। कॉम्प्लेक्स को फर्दर कॉम्प्लेक्स स्टेप में तोड़ना कोई समझदारी का काम नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है और उसकी हर स्टेप कैसी होती है? एलिमेंट्री होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हर स्टेप कैसी हो गई? एलिमेंट्री हो गई। तो हमने इसमें रिएक्शन, यहाँ पे एनर्जी लिख लेते हैं। एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये क्या आ जाएगा कि इसमें एक TS1 आया। ये TS1 मतलब ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, दो ट्रांजिशन स्टेट आई और एक इंटरमीडिएट बन गया। ये आई मतलब इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या कि ये हमारी क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब जैसे अगर मैं कह रहा था कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि H2 प्लस हाफ O2 गिव्स वाटर, तो देख के लगता है कि सर ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, इसमें तो क्या ही है, पानी बनाना कौन सा मुश्किल काम है, दुनिया भर में बन रहा पानी। लेकिन ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक, या फिर हम ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ reactant molecules colliding with each other so as to cause a chemical reaction is called molecularity of a reaction। कि कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली आए, टकराए और रिएक्शन हुई।
तो साइमल्टेनियसली विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर एनर्जी आने चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि वो हमारी रिएक्शन को करा रहा है। ठीक, ये एक थ्योरेटिकल टर्म है जिसे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के बता देंगे। मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही डिफाइन होती है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है, डिफाइंड नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड है केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी में हम क्या कहेंगे? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। हम क्या कहेंगे? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन अपने आप में बड़ी गजब चीज है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन दी कि कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकरा रहे हैं, हम उसे मॉलिक्युलरिटी कहेंगे। ठीक, अब जब हम यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल अपने आप तो टकरा नहीं सकता यार, किससे टकराया होगा? अगर वो किसी दूसरे से टकरा गया तो बाई मॉलिक्युलर हो गया, अकेले बैठे बैठे तो टूट नहीं जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस में या तो थर्मल डिकम्पोजिशन आता है या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आता है। ये बात बड़े मार्के की है, ध्यान रखने की है कि ऐसे में या तो थर्मल डिकम्पोजिशन आएगा या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आएगा। उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन कहेंगे। तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा लिया, N2O गिव्स, मतलब NH4NO2 गिव्स N2 प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड की हम लोगों ने हीटिंग कराई तो N2 और H2O बन गया। ऐसे Br2 को HNu के प्रेजेंस में रखा तो 2Br रेडिकल बन गया। ये क्या बन गए? ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स बन गए। ये क्या बन गए? फ्री रेडिकल्स बन गए। अब बाईमॉलिक्युलर रिएक्शंस, बाईमॉलिक्युलर रिएक्शंस की क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। मॉलिक्युलरिटी 2 होगी तो हम उनसे क्या कहेंगे कि जैसे शुगर को वाटर में डिजोल्व करें तो सुक्रोज, जब सुक्रोज या शुगर को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। दिस इज कॉल्ड अ बाईमॉलिक्युलर रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। या फिर हम एस्टरिफिकेशन कह सकते हैं कि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा के एस्टर बना दे, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? बाईमॉलिक्युलर कोलिजन। बाईमॉलिक्युलर कोलिजन या बाईमॉलिक्युलर रिएक्शंस में दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे जिनमें प्रॉपर एनर्जी, में आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे दो लोग टकरा जाएं तो हमेशा लड़ाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए दोनों लोगों को लड़ाकू होना पड़ेगा, यानी उन्हें प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए लड़ने के लिए, और दोनों के पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत दुबला पतला और एक बहुत मोटा तगड़ा हट्टा 7 फुट का आदमी उससे लड़ लोगे ना, उसे जाने देंगे ना, सॉरी बोलेंगे भाई, हाँ नमस्ते करके पैर छू के निकल जाएंगे अपन तो, है ना। लेकिन अगर कोई हमारे जैसा मिल जाएगा तो लड़ भी लेंगे, तो लेकिन लड़ेंगे तब जब हमारा ओरिएंटेशन लड़ने का होगा। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है एनर्जी होती लेकिन ओरिएंटेशन नहीं होता। ठीक, ट्राईमॉलिक्युलर रिएक्शन, ट्राईमॉलिक्युलर रिएक्शंस थोड़ी बहुत होती हैं और उनके ऊपर की मॉलिक्युलरिटी की रिएक्शंस बहुत रेयर होंगी। रीजन क्या है कि तुमने कभी रियल लाइफ में ऐसा नहीं देखा होगा कि 3 गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन से आके एक जगह कोलाइड कर जाएं और लड़ाई होना शुरू हो जाए। हमने बाईमॉलिक्युलर कोलिजन देखे, हेड ऑन कोलिजन्स, लोग टकरा रहे आके। हाँ, वो डोरेमोन और नोबिता आपस में टकरा जाते थे 3 लोग आके, वो बात अलग की है, लेकिन रियल लाइफ में ये सिचुएशंस बहुत कम आती हैं कि 3 लोग अलग अलग डायरेक्शन से आके टकरा जाएं। दे आर रेयर, एंड 4 लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये ट्राईमॉलिक्युलर रिएक्शंस हो गई। ठीक, मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल टर्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मॉलिक्युलरिटी कैसा टर्म है? मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल टर्म एंड इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन और नेगेटिव वैल्यू। ठीक, मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम पहली बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे देखेंगे? 11th में हम लोगों ने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स देखा था। हेलोजिनेशन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हम लोगों ने बताया था कि फ्लोरिनेशन नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है ना कि नेचर कैसा है, कि फ्लोरीन आएगा तो बहुत तेज रिएक्ट करता, हम लोगों ने बात की थी इस बारे में। तो F2 का रेट ज़्यादा है Cl2 से और Cl2 का रेट ज़्यादा है Br2 से, इसका मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से 12th में अभी हम लोगों ने अल्कोहल में फर्स्ट टर्म में लूकस रीजेंट पढ़ा था। देखो लूकस रीजेंट तो सबको याद होगा। लूकस रीजेंट में क्या करा था? 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 to 10 मिनट में टर्बिडिटी, और 1 डिग्री के साथ टर्बिडिटी आती ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे RCl की। तो एनाइट्रेट ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराई, और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लूकस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट।
इन जनरल क्या होता है कि रिएक्शन का रेट जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा, यानी रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा कि ज़्यादा अच्छा इनपुट ज़्यादा अच्छा आउटपुट। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में कई बार ऐसा होता है कि अगर जो प्रोडक्ट बना वो खुद रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे तो भाई प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, इन जनरल कैटलिस्ट जो होते हैं, इन जनरल कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन जब कैटलिस्ट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करने लगता है। ठीक, इन जनरल नहीं करता है लेकिन कभी कभी कर भी सकता है यार। हम लोग हमेशा ऑलवेज ट्रू जैसी कोई बात नहीं कह सकते क्योंकि वी हैव सीन वेरी स्मॉल वर्ड। ठीक है, और यार एक्सेप्शंस मत कहना है ना प्लीज। अब बताती टेम्परेचर की। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है या रिएक्शन का रेट बढ़ता है। तो एवरी 10 डिग्री राइज पे रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। एवरी 10 डिग्री राइज पे रिएक्शन का रेट 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। इन जनरल हम 2 टाइम्स बोलते हैं। तो RT + 10 अपॉन RT लिखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स, तो हम उसे 2 मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। ठीक, अब बात करते हैं प्रेशर पे। प्रेशर का इफेक्ट जो रेट पे पड़ेगा वो केवल गैसियस रिएक्शंस में पड़ेगा। एक्वस रिएक्शंस में प्रेशर का कोई लेना देना नहीं होता है, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट बात है वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वेवलेंथ जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें वेवलेंथ और इंटेंसिटी का भी फर्क पड़ता है जो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कैसे इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, कोई पैरामैग्नेटिक है, जो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में देख रखा है, तो उसके हिसाब से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। कोई बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट अपने 12th के सिलेबस में हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमें जो इफेक्ट मिलेगा वो केवल और केवल टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का ही मिलेगा, बाकी किसी चीज का फर्क नहीं पता कर पाएंगे हम। ठीक, अब बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये ध्यान रखना, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन द रेट ऑफ अ सब्सटेंस टू रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक, ऑफ द रिएक्टेंट, एंड द रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, तो A + B गिव्स C + D, ये केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में भी कर चुके हैं हम लोग, इसलिए मैं ज़्यादा इसे फोकस नहीं कर रहा इस टाइम पे। कि RF लिखेंगे तो A × B की पावर 1 लिख देंगे और K लिख देंगे। तो K यहाँ पे क्या है, K हमारा रेट कांस्टेंट है। K हमारा क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रेट कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हम इसी में एक और लाइन लिख देते हैं कि अगर ये रिएक्शन ऐसी हो जाए A × A + B × B गिव्स C × C और D × D, और हमसे वो कोई कह दे कि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन एलिमेंट्री है यार। रिएक्शन कैसी रखनी है, एलिमेंट्री। तो रेट क्या लिखेंगे, रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू A की पावर A × B की पावर B, और इसे अगर इक्वल टू लिखेंगे तो K स्मॉल k, ध्यान रखना वही कैसा K, स्मॉल k A की पावर A × B की पावर B। भाई जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए स्मॉल k कैपिटल k एक चीज़ होती है, लेकिन केमिस्ट्री वालों के लिए, जो केमिस्ट्री पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए स्मॉल k का मतलब होता है रेट कांस्टेंट और कैपिटल K का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन चेंजेस सिग्निफिकेंटली एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। मतलब रिएक्शन चलते समय किन किन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है, बदल रहा है, वो हमें क्या कहलाता है, वो हमारा ऑर्डर कहलाता है। ठीक, ऑर्डर जो है हमारा कैसा है, ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। भाई ध्यान से बात सुनने वाली है यहाँ पे कि ऑर्डर कैसा है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और जबकि मॉलिक्युलरिटी कैसी थी, मॉलिक्युलरिटी हमारी थ्योरेटिकल क्वांटिटी थी। ठीक, एंड कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी ले सकता है फ्रैक्शन, जबकि मॉलिक्युलरिटी केवल पॉजिटिव इंटीजर ही ले सकती थी, ऑर्डर कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो इन जनरल अगर हम लिखें फॉर एनी रिएक्शन तो यहाँ पे M और N लिखने पड़ेंगे, वेयर
ए इज नॉट इक्वल्स टू एम एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू एन, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, और ऑर्डर को हम लिखेंगे m प्लस एन। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो मैंने ऊपर भी लिखा था कि a इक्वल्स टू एम हो जाएगा, b इक्वल्स टू एन हो जाएगा, तो a प्लस बी कैसा हो जाएगा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो जाएगी। अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो गए तो हम कहते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब अगर हम ये कह दें कि a प्लस बी इक्वल्स टू एम प्लस एन है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि a n के बराबर हो, b m के बराबर हो, ये भी तब भी ट्रू होगा। तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सेम आ रही है, सम सेम आ रहा है, लेकिन तब भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, पहले से प्री डिफाइन कर दिया कि रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री है, तो ये हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होंगे ही होंगे, देयर इज नो अदर चॉइस। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की बात समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन की बात समझ में आ गई। सिंपल बातें हैं। ऑर्डर कैसा है हमारा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो कुछ भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है जो केवल पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकती है, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं हो सकती, और जीरो मॉलिक्यूलरिटी तो हो ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी को समझ लिया और एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए समझ लिया। और एक बात जरूरी हम लोगों ने क्या कही कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे बोर्ड्स में काम आने वाला चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसे शुरू किया है। और आगे आने वाली क्लास में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉस की बात करेंगे, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, इन सब के लिए डेरिवेशंस करेंगे, और हम तुम्हें कुछ सवाल भी लगवाएंगे, और फिर धीरे धीरे चैप्टर को आगे बिल्ड करते जाएंगे। तो काइनेटिक्स कंप्लीट करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।